बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नासिर मुल्क भर में आज यौम आशूर मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है, जबकि मुल्क भर में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का नया प्रोसीजर 2025 जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस शाहजहां अफरीदी साहब की सरबराही में कमेटी ने 29 मई को प्रोसीजर मंजूर किया था। नोटिफिकेशन में दर्ज है कि कमेटी को इख्तियार है वो वक्तन फ़वक्तन इन ज़ाब्तों में तरमीम कर सकती है। ये ज़ाब्ते दीगर कवायद पर बालादस्त होंगे जब तक ये मौसर है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज जो मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। बस ये एक ऐसा दिन है जिसको याद करके तमाम इंसानियत रोती है और उसमें बड़े सबक हैं और उससे इस मार्के को सिर्फ एक या जो कुछ भी जुल्म उस दिन ढाए गए, ये हक व बातिल का मार्का मेरा ख्याल है कि शायद ही इंसानी तारीख़ में कभी कोई ऐसा वाक़या हो जिसको इस तरह याद करके और उसकी मिसाल भी दी जाती है, उससे सीखा भी बहुत कुछ जाता है। तो तमाम दुनिया में एक अफसरदा और ना सिर्फ ये कि अहले तशय्युअ या मुसलमान या तमाम मज़ाहिब के लोग या जो मज़ाहिब को नहीं भी मानते वो भी करबला के वाक़े को एक बहुत हसास अंदाज में देखते हैं और उससे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आज बहुत कुछ हो गया पिछले 24 घंटों में और अगले 24 घंटों में बहुत कुछ होने जा रहा है, बल्कि शायद बहुत फैसलाकुन घड़ियाँ और लम्हात आ गए हैं। गुफ्तगू को मैं आगे वो क्यों मैं कह रहा हूँ, उससे पहले मैं ज़रा आपको थोड़ा सा बताऊँ कि जो मगरिबी किनारा है, यानी फ़लस्तीन का मगरिबी किनारा, हम उसको इसलिए कहते हैं कि वो दरिया उर्दन का मगरिबी किनारा, उसको वेस्ट बैंक, ठीक है ना। दरिया उर्दन का मगरिबी किनारा जो है उसको हम वेस्ट बैंक कहते हैं या मगरिबी किनारा। वो असल में दरिया उर्दन का मगरिबी किनारा है। जो मशरक़ी किनारा है वो उर्दन में, और जो मगरिबी किनारा है वो फ़लस्तीन का, वो जहाँ पे फ़लस्तीनियत है। अब जो मगरिबी किनारा है उसका उस मगरिबी किनारे में उसका जो जनूब का हिस्सा है, यानी मगरिबी किनारे में जो साउथ का हिस्सा है, उसको खलील के नाम से उस इलाके को खलील का नाम दिया जाता है। और उसको बाइबल में या बाकी जगहों पे उसको हेब्रोन के नाम से उसको, और उसको जो अरबी उसका लफ्ज़ है वो है खलील के नाम से। अच्छा, ये जो है ये यरूशलेम के जनूब में, ये कुछ 30 किलोमीटर जनूब में चले जाएं तो नीचे, बिल्कुल हमें नीचे नज़र आएगा जनूब में, यानी हेब्रोन का जो इलाका है ये हमें यरूशलेम के जनूब में नज़र आएगा। यानी मगरिबी किनारे का सबसे जनूबी इलाका जो है ये खलील, शहर खलील, या इसको हेब्रोन कहा जाए इब्रानी ज़बान में। और ये जो है ये 4000 साल पुराना शहर है और ये वो शहर है जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आके सुकूनत इख्तियार कर ली थी। तो इस शहर में, और फिर जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी पहली सल्तनत बनाई तो उसमें ये जो शहर खलील है इसको उसका दारुल हुकूमत बनाया। इस शहर खलील में जो है वो मस्जिद इब्राहिमी है, और मस्जिद इब्राहिमी जो है वहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। और वहाँ पे जो है वो ये इसकी एक मुख्तसर सी तारीख़ है, और ये मुक़द्दस शहरों में से एक शहर है ये। यानी ये ज़ाहिर है कि तीनों जो इब्राहिमी मज़ाहिब हैं उनके लिए ये मुक़द्दस है, और मुसलमानों के लिए या मस्जिद इब्राहिमी जो है वो बहुत
मुसलमान उससे बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, और वहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ जाएं तो वहाँ पे हंगामे, और जैसे यरूशलेम में या वहाँ पे मस्जिद अक्सा जाने के लिए होता है, तो यहाँ पे जो जनूब में जितने मुसलमान हैं वो मस्जिद इब्राहिमी का रुख करते हैं। खलील शहर है ये हेब्रों का, सही। और यहाँ पर जो है वो सदियों से जो कबाइल आबाद हैं, तो फ़लस्तीनी अरब कबाइल आबाद हैं, तो उसमें जो जाबरी कबीला है वो उसका एक ख़ास मकाम है, बड़ा एक मज़बूत कबीला है। और वो जो कबीला है उसके जो उसके जो मोहम्मद अली अल जबरी जो हैं वो बहुत सालों तक, यानी मेरा ख़्याल है कि वो कोई 40-45 साल या आगे, मैं सही नहीं, कई दहाइयों तक वो यरूशलेम के मेयर भी रहे। यानी इसराइल जब बना है तो उससे पहले उनकी जद्दोजहद थी। अच्छा, उनकी जो है ना वो इसलिए 1900 में पैदा हुए थे, 1980 में उनका इंतकाल हो गया, 80 साल की उम्र में। लेकिन यह है कि वो कई अदवार में उन्होंने फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाई, और वो फिर हाशमी ख़ानदान के बड़े बहुत करीब थे। तो हाशमी ख़ानदान यानी जो उर्दन में, उन्होंने फिर उनको मेयर भी, वहाँ का यरूशलेम के मेयर भी रहे, और उनकी बड़ी जद्दोजहद और बड़ी इज़्ज़त रही हमेशा। और ये जाबरी ख़ानदान जो है वहाँ पे मौजूद है, लेकिन इनकी यासिर अरफ़ात से नहीं बनी, यासिर अरफ़ात मरहूम से इनकी नहीं बनी, बल्कि बड़ी तलख़ी रही। यासिर अरफ़ात मरहूम के साथ इनकी बड़ी तलख़ियाँ रहीं। वो ज़ाहिर है कि फ़लस्तीन के अंदर जो भी इंटरनल सियासत है वो सारी। अब ये हुआ है कि नेतन्याहू वाशिंगटन के लिए रवाना हो गया है, और वाशिंगटन में उसकी कल जो है वो मुलाकात है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। मुलाकात में जाने से पहले उसने एक डेलीगेशन को भेजा है कतर, और कतर में वो जो 3 शराइत थी उन पर मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन पहले मैं आता हूँ ये शहर खलील में क्या हुआ है। और शहर खलील में जो है वो जो जाबरी ख़ानदान का, जाबरी कबीले के जो सरदार हैं, शेख वादी जबरी, उन्होंने नेतन्याहू को ख़त लिखा है, और उन्होंने नेतन्याहू को ख़त लिखा है, और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं बतौर जाबरी कबीले के सरबराह के तौर पे ऐलान कर रहा हूँ कि यहाँ पे सल्तनत खलील एक नई अरब रियासत को कि मैं कायम करने का ऐलान करने जा रहा हूँ, कि जिसको आप एमिरेट्स ऑफ हेब्रों, वेस्ट बैंक के मगरिबी किनारे के जनूबी हिस्से खलील हेब्रों में मैं एक नए अरब मुल्क या अरब रियासत का आज़ादी का ऐलान करने जा रहा हूँ। और ख़त लिखा है उन्होंने नेतन्याहू को, और नेतन्याहू को ख़त उन्होंने लिखा है, और उसमें ये कहा है कि ये जो रियासत है ये मैं इस बुनियाद पे कायम कर रहा हूँ कि मैं फ़लस्तीनियों की अल खलील के इलाके में नुमाइंदगी करता हूँ। फ़लस्तीनी अथॉरिटी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो यासिर अरफ़ात की कायम करदा फ़लस्तीनी अथॉरिटी या PLO, या आपने जो ओस्लो मुआहदे किए इसराइल ने, वो सारे के सारे इसलिए किए कि वो करके आपने यहाँ पे फ़लस्तीनियों को कुछ नहीं दिया, और फ़लस्तीनियों को मैं यहाँ पे कबीला, जितने अरब ममालिक कबाइल के पास उनकी क़यादतें हैं, उन्होंने फिर उन अरब ममालिक के नाम गिनवाए हैं। उन्होंने कहा कि जो मुस्तहकम मजबूत अरब रियासतें हैं उनको अगर आप देखें तो वहाँ पे कबाइल हैं, ठीक है, हमें नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अरब ममालिक, जबकि जो अरब ममालिक तबाह हो चुके हैं,
खाना जंगी का शिकार हो चुके हैं, चाहे वो इराक हो, चाहे वो यमन हो, चाहे वो सूडान हो, चाहे वो लीबिया हो। वो इसलिए कि वहाँ पर आपने जो है वो एक नाम नहाद जमहूरियत और ये सारे तरीके अपनाए और कबीले को नहीं दिया वो मुल्क। अगर कबीले को दिया होता, किसी एक कबीला होता एक अरब रियासत का सरबरा, तो वो अरब रियासत बड़ी मजबूत होती और अपने अवाम को बहुत कुछ देती, जैसे कई अरब रियासतें दे रही हैं। अब जनाब इन्होंने ख़त लिख दिया है नेतन्याहू को, और साथ इन्होंने ये कहा है कि इस सल्तनत को या इस अरब रियासत को मैं फौरी तौर पे इसराइल तस्लीम करने का ऐलान करता हूँ, और उसकी कंडीशन ये है कि इसराइल खलील की जो एमिरेट्स ऑफ खलील या एमिरेट्स ऑफ हेब्रोन या जो ये नई अरब रियासत जिसका मैं अमीर हूँ, इसको आप तस्लीम करने का ऐलान करें। नेतन्याहू को ख़त लिखा है, और उस ख़त में मज़ीद आगे शदीद तनकीद की है अब फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास पे, और उनके जो कायद, जो एक फ़लस्तीनी मुज़ाहमत, ना सिर्फ फ़लस्तीनी मुज़ाहमत बल्कि इंसानी तारीख़ की जो बड़ी तहरीकें मुज़ाहमत की चली हैं, यासिर अरफ़ात के नाम के बग़ैर उनका तस्करा मुकम्मल नहीं होता। तो इन्होंने यासिर अरफ़ात को कहा कि यासिर अरफ़ात जो है उसकी तो हैसियत इसराइल ने बनाई है, वरना उसकी कोई हैसियत नहीं थी यासिर अरफ़ात की। और वो यासिर अरफ़ात तो कभी मगरिब के किनारे में रहे नहीं, वो तो उर्दन जलावतनी की ज़िंदगी गुजारते रहे। वो कभी उर्दन, कभी ट्यूनीसिया, कभी कुवैत, कभी इधर। वो कहाँ यहाँ आके रहे आखिरी चंद दिनों के अलावा। बड़ी शदीद तनकीद है उसमें, और कहा यह गया है कि इसमें मेरे साथ 4 दूसरे बड़े शेख मौजूद हैं, और उसके बाद अगर हमारी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का या हमारे पास असलहा रखने का और बाकी सारा मामला हमें अगर इजाज़त दी जाए, तो हमारे साथ तकरीबन 13 मज़ीद कबाइल जो वहाँ पे मौजूद हैं उनके शेख भी आ जाएंगे। जो खलील का पूरा इलाका है ये एक नया अरब मुल्क और अरब रियासत की शक्ल इख्तियार करेगा, और हम फौरी तौर पे इसराइल के साथ एब्रा में कट साइन करने को तैयार हैं, इसराइल को तस्लीम करके। लेकिन वो फ़लस्तीनी रियासत का नाम नहीं होगा, उसका नाम फ़लस्तीनी रियासत नहीं होगा, उसका नाम एमिरेट्स ऑफ हेब्रोन होगा, या अमारात खलील या सल्तनत खलील, या जो भी अरबी में उसका नाम दिया जाए। फ़लस्तीनी रियासत को हम तस्लीम नहीं करते, ना 2 स्टेट सोल्यूशन को मानते हैं, ना हम फ़लस्तीनी रियासत पे यकीन रखते हैं, बल्कि यहाँ पर कबीले की शक्ल में, और फ़लस्तीनी और ये सारे छोड़ दें, जहाँ अपने कबीलों की को दी अरब हुकूमत, वो देखें अरब ममालिक कितने ज़बरदस्त हैं, और जहाँ आपने जो है ये जमहूरियत और ये इस किस्म का एक कहानी डाली, वहाँ देखें खाना जंगी हो रही है। ये ख़त लिखा है नेतन्याहू को। अच्छा, इस ख़त को मैं बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देता, लेकिन इस ख़त में जो ये ख़त जो राब्ता है दरमियान में, वो जो एक वज़ीर वहाँ का नेतन्याहू की काबीना का, उसका नाम चूँकि दरमियान में आ गया है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा वज़न देना ज़रूरी है। और वज़न इसको मैंने आपसे कहा ना कि उसका चूँकि नाम, उसका ज़िक्र इसमें आ गया है इस पूरे किस्से में, तो इसलिए जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और ये आप हेब्रोन को देखें ना, तो हेब्रोन जो है ये जॉर्डन के पास रहा। अब जॉर्डन, अरब ममालिक इस पर ख़ामोश हैं, अभी तक कहीं से रिस्पॉन्स इस पर नहीं आया। लेकिन अहम बात सारी ये है कि इसके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्स क्या आता है मुख्तलिफ़ मुल्कों का, और क्या हेब्रोन जो है ये इधर ही प्लान सारा का सारा ठुस हो जाता है, या ये कहानी कहीं आगे चलती है। अब यूसी दैगॉन जो है, यूसी दैगॉन वो इसराइली काबीना का एक वज़ीर है, जिसके साथ ये राब्ता, ये ख़त दिया है इन्होंने जो यूसी दैगॉन है उनको, और यूसी दैगॉन को ख़त दिया है। यूसी दैगॉन जो है वो इनके घर आता जाता रहा है, मुस्तकिल इनके घर पे
मगरबी किनारे में इनके घर पे आता जाता रहा, खुद वो सेटलर है, सही। वो सेहूनी आबादकार है। यानी मगरबी किनारे को तकसीम करने की बात हो गई है, यूँ समझ लें आप, गज़ा को नहीं बल्कि मगरबी किनारे को इसने तकसीम करने की बात कर दी और कहा है कि दो रियासती हल नहीं, फ़लस्तीनी रियासत है ही नहीं कोई, आप यहाँ पे खलील ये हैबरों की रियासत कायम करें। अच्छा, अब यूसी देगांव के साथ इसका रब्ता है और यूसी देगांव को इसने वो खत दिए जो नेतन्याहू के पास गए। अब मैं फिर इसको अहमियत ना देता लेकिन मसला ये है कि जो यूसी देगांव है, जो नेतन्याहू का एक इंतहा पसंद वजीर है, वो दोस्त है मसाद बलोच का। अब ये मसाद बलोच जो हैं, इनका जिक्र चंद ही रोज़ पहले हमने किया था और मसाद बलोच जो हैं, जो तस्वीरों में हमें नज़र भी आ रहा है ये जो यूसी देगांव हैं उनके साथ, ये मसाद बलोच जो हैं ये टिफ़नी के सुसर हैं जी। टिफ़नी ट्रंप के सुसर हैं, अफ्रीका के नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के समधी हैं और जो मिखाल बॉलस हैं उसके ये वालिद हैं, जो कि टिफ़नी ट्रंप के जो हैं वो शौहर और सुसर। तो ये चूँकि उनके थ्रू एक पैरेलल, और ये उस दिन भी जब इनका जिक्र हुआ, ये कौन से हैं जिन्होंने कॉन्गो और रवांडा के दरमियान अभी सुलह करवाई थी, उस दिन भी जिक्र हमने किया था, कौन वो ये रेयर अर्थ मिनरल वाला। अब उनके साथ यूसी देगांव का रब्ता है और यूसी, और मैंने उस दिन भी बात की थी कि कई अरब ममालिक में उनका बड़ी इज्जत से उनको देखा जाता है। ये जो मसाद बलोच हैं जो ट्रंप के मुशीर हैं, इनका ताल्लुक चूँकि लेबनान से है इसलिए अरबी बोलते हैं इनका, और जो सारे सफ़ीर आ रहे हैं कई अरब मुल्कों में वो इनके नामजद करते हैं। स्टीव विटकॉफ तो बहुत जगह इन्वॉल्व है ना, वो तो ईरान के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, वो तो रशिया के साथ भी कर, ये ख़ास जो है ये मशरिक़ वस्ता में है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सामने नहीं आते। ये ज़हन में रखें कि जो इवेंका के जो सुसर हैं उनको फ्रांस में भेज दिया हुआ है एज एम्बेसडर। तो ये जो सुसर हैं, ये जो यानी एक समधी उधर हैं सुसर, एक जो समधी हैं वो ये देख रहे हैं सारा मामला। तो ट्रंप साहब की फैमिली इन्वॉल्व है किसी न किसी अंदाज में। बहरहाल अगर इनका नाम दरमियान में ना आता ना, ये तो मैं इसको मज़ीद अहमियत नहीं देता, मैं कहता कि ये तो ऐसी बात है फजूल। लेकिन ये जो चैनल है, दूसरा वाला चैनल, यानी जो यूसी देगांव का है, यूसी देगांव चूँकि मसाद बॉलस के साथ हैं, तो देखना ये है कि क्या ये मसाद बॉलस जो हैं ये आगे लेके मामला क्या ये प्रेसिडेंट ट्रंप तक ले जाते हैं, और ये क्या महमूद अब्बास के मुतबादिल एक अरब रियासत नई कायम होने जा रही है, और क्या उसको इसराइल वाकई तस्लीम कर लेगा। और प्रोजेक्ट तो इसराइल का ही है, ज़ाहिर है। वो कह रहे हैं कि फ़लस्तीनी रियासत कौन सी, फ़लस्तीनी तो होते नहीं, कबाइल के बेस पे बात करें ना आप, फ़लस्तीनी कौन होते हैं। और यहाँ तो कभी फ़लस्तीनी रियासत रही नहीं। वो ख़त में उन्होंने ये भी लिखा है कि कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं थी, हमारा कबीला तो यहाँ हज़ारों साल से है। और वो जो है वो कबाइल की बुनियाद पे करें आप, ये कौमियत की बुनियाद पे क्या कहें, ठीक है। सारे अरब हैं, जहाँ पर आपने अरब कबीलों को, मुख्तलिफ रियासतें में अरब कबाइल हैं, वो देखें रियासतें कितनी आगे निकल गई। तो वो कौमियत की बुनियादों में थोड़ी हैं, वो तो कबाइल की बुनियादों पर हैं। ये खत का मजमून है। अच्छा, ये स्टोरी जो है ये है नंबर 1 वॉल स्ट्रीट जर्नल की, ठीक है, जिसमें आज बड़ी तफसील से प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात से पहले ये पूरी कहानी जो है ये एक आप समझें कि नया सिलसिला हुआ कि न्यू पैलेस्टीनियन ऑफर फॉर पीस विद इसराइल, हेब्रोन शेख प्रोपोजेस टू लीव द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एंड जॉइन द अरब एकॉर्ड्स। एक नई रियासत वहाँ पे कायम कर दी जाए। उसके बाद जो है वो मैं अगर यहाँ से 4th पे चले जाएं हम, वी वांट कोऑपरेशन विद इसराइल, हेब्रोन लीडर्स राइट लेटर टू नेतन्याहू। ये इस वक्त अरब दुनिया की बड़ी खबर है कि वहाँ पर बात ही हो गई है कि जी, बात ही शुरू कर दी गई है कि जनाब एक नई अरब रियासत जो है वो कायम कर दी जाए, जो फ़लस्तीनी ना हो बल्कि अरब रियासत हो, और मगरबी किनारे को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। एक हिस्से में फ़लस्तीन अथॉरिटी ने रहना है या आबादकारों ने रहना है, वो ख़ुद फ़ैसला करते रहें, और खलील के इलाके में यानी हिस्से, मज़ीद हिस्सों से हिस्से।
फिफ्थ स्लाइड में हेब्रोन शेख make unprecedented call to break from Palestinian Authority and seek peace with Israel. Times of Israel 5 Hebron sheikhs pen letter asking to join Abraham Accords as emirate. Dismisses two-state solution. ठीक है। उसके बाद अमेरिका में फ़ौरन ही ये उनका बड़ा मैगजीन है स्पेक्टेटर, उन्होंने ये फौरी तौर पे इसके ऊपर तबसरा किया है। 7 कुड हेब्रोन ज्वाइन, यानी हेब्रोन को अब उन्होंने एक नया मुल्क, एक नई रियासत के तौर पे उसको कहना शुरू कर दिया है कि यू हैव हर्ड 2-स्टेट सॉल्यूशन, लेकिन ये कि ये 8-स्टेट सॉल्यूशन और ये और वो सारा और जो पैलेस्टीनियन एमिरेट्स प्लान और ये सारा इस पे, तो ये हेब्रोन एक नए मुल्क के तौर पे। अच्छा, उसके बाद 8th में अगर हम जाएँ तो इसराइल हम उसको इस तरह कह रहे हैं कि पैलेस्टीनियन शेख्स प्रपोज हिस्टोरिक ब्रेक फ्राम रमल्ला टू जॉइन अब्राहम अकॉर्ड्स। और 9th वी वांट टू स्टैब्लिश एन एमिरेट, बिल्कुल अलग रियासत हम बनाना चाह रहे हैं। ब्रेक आउट ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एंड जॉइन द अब्राहम अकॉर्ड्स। पैलेस्टीनियन शेख्स फ्रॉम हेब्रोन टेल इजरायली इकोनॉमी मिनिस्टर। अच्छा, तो ये जो है ये फौरी तौर पे एक नया, और फिर उसके बाद अगर हम 10th देखें, मतलब इसराइल, मैंने आपसे कहा ना कि अच्छा अरब ममालिक बड़े खामोशी के साथ ये देख रहे हैं सारा सिलसिला कि ये अचानक दरमियान में एक नई अरब रियासत का वजूद, ज़ाहिर है उनकी इंटेलिजेंस और वो सारी तो देख रही होगी, लेकिन ये है कि ये वो देख रहे हैं कि ये क्या, इसके ऊपर इसराइल क्या करता है, नेतन्याहू और बाकी ममालिक क्या रिस्पांस देते हैं कि एक नया, उसने ऐलान कर दिया कि मैं आज़ादी का ऐलान कर दिया कि मतलब मैं यहाँ पे, मेरा कबीला है और मेरा इलाका है और मुझे तस्लीम किया जाए और मैं फ़लस्तीनी अथॉरिटी को नहीं मानता। उसके बाद जो है वो 13th पे अगर हम चले जाएँ, The unusual letter from the sheikhs of Hebron recognize the emirate of Hebron and we will recognize Israel. अच्छा, और 10th World Israel News, Arab sheikhs call to split Hebron from Palestinian Authority and make separate peace with Israel. अच्छा, अब ये जो कबीला है वहाँ का मौजूद है, इनके मेयर जो हैं वो कई दहाइयों तक यरूशलेम में, उन यरूशलेम के शहर के मेयर रहे हैं। एक तारीख़ रखता है ये कबीला। इनके साथ कितने इन्होंने कहा है कि मेरे साथ 7 लाख फ़लस्तीनी हैं। हम जो शेख हैं सारे 7 लाख फ़लस्तीनी हैं और उनमें से पहले 5, एक हमारी वो है कि 5,000 फ़लस्तीनियों को इसराइल नौकरी जॉब्स दे अच्छी जगहों पे, और फिर 50,000 को दे, हमें मईशत चाहिए, हमें यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हमास को भी इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन फ़लस्तीनी अथॉरिटी को ज़्यादा किया क्योंकि ये हैं मगरबी किनारे में। तो मगरबी किनारे को 2 हिस्सों में तोड़ने का अचानक ये प्लान सामने आ गया और वहाँ पर एक नई रियासत बना ली जाए और जो फौरी तौर पर इसराइल को तस्लीम कर दे। अच्छा, अब इसको ये तो इसके ऊपर तो खामोशी इख्तियार की हुई है सब ने, इसके ऊपर कोई रिस्पांस किसी किस्म का नहीं आया, यानी सारे अरब ममालिक सब इसको बिल्कुल हर एक को बताया कि ये किन का प्लान है, किसने प्लान किया है, किसने क्या मंसूबा, और इसको कोई अरब मुल्क संजीदा नहीं ले रहा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा वहाँ पे, क्योंकि वो खुल के फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सामने एक दूसरे कबाइल को खड़ा कर दिया गया अचानक, और ये कहा गया कि ये सबसे पहले इसराइल हमें माने फ़ौरन मान रहे हैं, अभी ऐलान करें हम, मतलब फौरी तौर पे अब्राहम अकॉर्ड। क्या हम तो कह रहे हैं कि फ़लस्तीनी रियासत है ही नहीं, कोई फ़लस्तीनी रियासत है ही नहीं, कबाइल हैं यहाँ पे और हम सबसे बड़ा कबीला है यहाँ पे मौजूद। तो एक तो ये एक नया यहाँ पे सिलसिला शुरू हुआ है मगरबी किनारे में, और ये अचानक हुआ उस वक्त हुआ जब नेतन्याहू का जहाज़ जो है ये फ्लाई कर रहा है और वहाँ पे वाशिंगटन लैंड हो रहा है। दूसरा जो इसमें, अब ये बड़ी अजीब सी, दूसरा जो है वो ये है कि इन्होंने अपना एक डेलीगेशन भेजा है कतर, और कहा यह है कि जो 3 शराइत हैं वो हमें मंजूर नहीं हैं, लेकिन सारा का सारा दारोमदार ये है कि कल प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ इनकी मुलाकात किस तरह होती है। क्या मौसूफ अलग से
कैमरों के पीछे रहते हैं या मीडिया के सामने आते हैं। और सामने देखें जो प्रेसिडेंट ट्रंप है ना, वो बड़ी 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 यानी जितना स्टडी आप प्रेसिडेंट ट्रंप को करें उतना कम है। अब देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप की उस दिन तलखी हुई टेलीफोन कॉल पे, जो उन्होंने प्यूटिन से बात की। प्यूटिन का लामी आ गया, पूरा प्यूटिन का लामी आ गया। प्रेसिडेंट ट्रंप जो अगर मतलब ये मेरा तज्जिया बिल्कुल गलत भी हो सकता है, अगर मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप के अपने जज्बात को भी समझने हो ना, तो वो जो बात मीडिया से करते हैं मैं उसको उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मैं उनके जो ट्रू सोशल है उसको देखता हूँ कि उस पर उनके जज्बात कैसे हैं। वो जब जो उनके जज्बात उस पर होते हैं ना, द गेट लॉस्ट, ये वो असल में उनके अंदर वो असल उनके जो जज्बात हैं ना वो उस पर निकलते हैं। अब उस दिन देखिए उन्होंने प्यूटिन ने पूरी बात की, उन्होंने प्यूटिन के बारे में कोई बात नहीं की, बल्कि सिर्फ ये कहा कि प्यूटिन बड़ा मुश्किल आदमी है और बड़ा मुश्किल है उसके साथ चलना। उन्होंने मीडिया से बात की सिर्फ, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने ट्रू सोशल पे कोई मैसेज नहीं डाला प्यूटिन के खिलाफ या प्यूटिन के बारे में या कोई ज़ेलेंस्की की तारीफें की हो या नहीं, कुछ नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप बड़े मोहतात हैं इस मामले में। तो मैंने जब उस दिन ये प्यूटिन की और इनकी गुफ्तगू का रशिया का एलामिया पढ़ा कि रशिया की तरफ से बात हुई है कि सीरिया पे डिस्कशन होगा, ईरान पे होगा, मिडिल ईस्ट पे होगा, यूक्रेन पे बात हुई, ये हुआ वो हुआ सारा, तो मैं सोच रहा था कि वो सोशल ट्रुथ पे क्यों नहीं है, तो सोशल ट्रुथ पे नहीं था। फिर मैंने इस बात से गौर किया, मैंने कहा ये सोशल ट्रुथ पे, फिर देन आई रियलाइज कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो असल में प्रेसिडेंट ट्रंप का जो जज्बात होते हैं ना अंदर से, वो सोशल ट्रुथ पे आते। सोशल ट्रुथ पे अगर वो नहीं है तो बाकी मीडिया से उन्होंने बात कर ली कि ये वो ऐसे ऐसे करो, तो खैर था ना, उन्होंने प्यूटिन से बात करके सोशल ट्रुथ पे नहीं डाला मैसेज कि मेरी प्यूटिन से बात हुई है और प्यूटिन ने मुझे मुबारकबाद दी है। कह सकते थे ना प्यूटिन ने मुझे कहा बिल पास होने पे अपनी तारीफ हो, नहीं, ट्रंप बड़े मुहतात हैं इस मामले में। ट्रंप का कोई मैसेज आपको सोशल ट्रुथ पे नहीं मिलेगा प्यूटिन से गुफ्तगू के बाद। अब कल जो है वो नेतन्याहू की मुलाकात होने जा रही है। अब नेतन्याहू मीडिया के सामने आएगा, मीडिया से पीछे रहेगा, खाने पे बात होगी, एलामिया जारी होगा, क्या होगा कहने। अरब ममालिक बहुत, मैंने आपसे ये बात मैं बहुत पहले कह चुका हूँ कि फ़लस्तीन के मामले पे अरब ममालिक बहुत हसास हैं। और इसमें आपको आज एक तो आयतुल्लाह खामेनी जब से ईरान के साथ 12 रोज़ा जो जंग हुई है उसके बाद आयतुल्लाह खामेनी पहली दफ़ा वो अवाम में आए, और जब वो आए तो स्टेज पे, इससे पहले उनका वीडियो मैसेज एक आया था, लेकिन वो ख़ुद जो है वो आज अवाम के दरमियान आए और वहाँ हैदर हैदर के नारे लग रहे थे, और अचानक वो आए और वो वहाँ पर हमें नज़र आए उस बड़े इज्तिमा में। अच्छा, अब इसमें जो तो आयतुल्लाह खामेनी ईरान में आज उनकी आमद जो है वो बड़े अरसे के बाद, मतलब 12 रोज़ा जंग के बाद हमें नज़र आई है पहली दफ़ा। अच्छा, तो उस पर मैं अभी बाद में बात करता हूँ। और वो स्टेज पे मौजूद थे, वो चेयर पे थे, बाकी जो रहनुमाएं सारे वो कालीन पे मौजूद थे, स्टेज पे मौजूद थे, लेकिन वो जो हैं वो बड़ा प्रोमिनेंटली वो आए और उन्होंने खिताब नहीं किया, लेकिन वो आए और लोगों में बड़ा जोश था। अच्छा, ईरान से, अच्छा अब इसमें अरब ममालिक, वही मैंने बात की कि अब ये होने के जा रहे, अरब रियासत बन गई दूसरी, क्या ऐसा हो गया किस्सा। और वो उधर से वो कह रहा है कि जी मुझे इनकी शराइत मंजूर नहीं है। शराइत क्या थी? पहली शर्त ये कि ये गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को जूते मार के वहाँ से बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये इसमें इसराइल के एजेंट हैं और इसराइली एजेंट हैं और साथ अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो रिटायर्ड, ये बिल्कुल ब्लैक वाटर टाइप, और वो गज़ा में फ़लस्तीनियों को गोलियां मार रहे हैं। मैंने कल ये बात की थी कि ये सबसे ज़्यादा इसके ऊपर काम जो है, मैंने कल भी बात की थी और दोबारा करूँगा, सबसे ज़्यादा खबरें जो इसमें लीक हुई हैं, अमेरिकन मीडिया ने भी तो की हैं, इस पर यूरोप की तरफ से, बरतानिया की तरफ से इनकी तबीयत साफ़ की गई है, ये गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की। कुछ बातें ऐसी हैं यूरोप में, ये इंसानी हकूक़ बड़ी एक पेचीदा से हैं सिलसिले, लेकिन ह्यूमन राइट्स पे बाद जगहों पे यूरोप आपको बहुत आगे नज़र आता है। यूरोप की जो पुरानी इक़दार है ना, यूरोप का जो एक ट्रेडिशनल, वो यूरोप बहुत आपको, तो उन्होंने इसमें गज़ा में आप देखें यूरोप बहुत आगे, गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, ये भी है वो भी है, मुज़ाहरे भी, सब कुछ, लेकिन यूरोप जो है वो बहुत आगे गया है।
प्रेसिडेंट मैक्रोन हों या बरतानिया के लोग हों या वो बाकी, वो बहुत उन्होंने आवाज़ उठाई है फ़लस्तीन के लिए, मसला फ़लस्तीन के लिए। तो ये जो सबसे पहले तो बॉस्टन जो कंसल्टिंग फर्म है जी। उसकी तो ऐसी तैसी सबसे फेरी गई। पहले फेरी वो मीडिया नहीं फेरी कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है। अच्छा, कल उसके बाद फिर फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर एक बड़ी स्टोरी थी, कल के फाइनेंशियल टाइम्स में, कि ये मतलब ये पूरे जो गज़ा ये है ना, इसकी तो ऐसी तैसी करके रख दी। ये हम अगर इसको देखें 39 से शुरू कर देते हैं ना, कहीं से भी स्टार्ट करें, 30 BBC से शुरू करें। Controversial US backed group says it began aid distribution in Gaza। मतलब गज़ा के ये जो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट है अमेरिका का, इसको खड़ा ही नहीं होने दिया कि ये पहले दिन से 2 नंबर है। ये BBC के मुताबिक, ठीक है। वॉशिंगटन पोस्ट 38, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप CEO अपोलोजाइजेस फॉर गज़ा फॉर इजरायली बैक्ड गज़ा एड प्रोजेक्ट। ओ भाई, तुम्हारा ताल्लुक क्या है? बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ये तो वो हैं जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। उसके बाद ये है कि वॉशिंगटन पोस्ट 37, डेडली स्ट्राइक्स हिट गज़ा इज न्यू एड ग्रुप सेज इट हैज़ बिगन। यानी वो हमले भी हो रहे हैं, साथ साथ वो खाना भी दे रहे हैं और लाइनों में खड़े करके मार रहे हैं। फ्रांस 24 की खबर आप देखें 36, वेपनाइजिंग एड, न्यू प्लान कॉल्स फॉर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स टू टेक ओवर फ्रॉम UN इन गज़ा। ये मैं आपको बता रहा हूं मगरिबी मीडिया। न्यूयॉर्क टाइम्स, हेड ऑफ न्यू गज़ा एड सिस्टम रिजाइंस ओवर, वो जो जैक करके पहले था इनका, जैक वुड जो रिज़ाइन कर गया था ना, जो खूब गालियाँ वाली पड़ी थी उसके बारे में, जैक वुड वो क्विट कर गया था और उस पर इल्ज़ाम ये लगा था कि ये जो है ये कॉन्ट्रैक्टर है और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पहुँचा। फिर उन्होंने ये यरूशलेम पोस्ट बड़ा खुश हो रहा था कि उन्होंने ये जॉनी मोर को बना दिया। जॉनी मोर के बारे में पहले कि पास्टर है और वहाँ पे इंतहा पसंद है, तो ये 34। तो गज़ा का जो प्लान था जो भी उसकी तो तबीयत साफ़ कर दी गज़ा ह्यूमैनिटेरियन प्लान पे। और आगे जाके ये 27 देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यू गज़ा एड प्लान बाईपासिंग UN एंड बिल्ड एज न्यूट्रल ओरिजिनेटेड इन इसराइल। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने, मैंने आपसे कहा ना कि उनकी मीडिया ने इस गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को खड़ा ही नहीं होने दिया पहले दिन से, मगरिबी मीडिया ने। वॉशिंगटन पोस्ट, US कंसल्टिंग फर्म क्विट्स गज़ा ह्यूमैनिटेरियन एड। अच्छा, अब क्रिटिसिज्म के दौरान बात यह है कि ये तो पहला मुतालबा उनका क्या है, गरीबों का, फ़लस्तीनियों का। अब देखिए कितना कत्लेआम हुआ है और ये ट्रम्प दौर में हुआ है। ये अब बड़ी एक प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए बड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये कोई बाइडेन दौर का मंसूबा नहीं था, ये उनके दौर में हुआ है सारा। कैसे हुआ है? कौन से लोग थे जो ये सारा मंसूबा बना रहे थे, गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन और फलाना और दिमागना, और ये नई अरब रियासत आ गई दरमियान में, ये कहाँ से आ गई भाई? मतलब ये नेतन्याहू के वहाँ लैंड होने से पहले वो एक अमीर आ गए और उन्होंने कह दिया हम अरब रियासत बनाएंगे और फौरी तौर पे मान लेंगे इसराइल को, और हम मानते ही नहीं, फ़लस्तीनी है ही नहीं कोई, कबीले हैं, मुख्तलिफ कबीले हैं, कबीलों को आप दें, फ़लस्तीनी कहाँ से आ गए? अच्छा, फाइनेंशियल टाइम्स ने इसके ऊपर कल बड़ी लंबी स्टोरी लिखी 24, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मॉडल प्लान टू रिलोकेट पैलेस्टीनियंस फ्रॉम गज़ा। ये पूरी जो डिटेल्स हैं ये फाइनेंशियल टाइम्स ने, बाकी एक मुतालबा तो था कि ये इनको निकाल दिया जाए। इस मुतालबे से कोई अरब मुल्क पीछे नहीं हटा और ना कतर हटाए, ना मिस्र हटाए, ना सऊदी अरेबिया हटाए, ना टर्की हटाए, ना इनको बाहर किया जाए। और इसके ऊपर जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बात माननी पड़ेगी। गोलियां चलाते हुए आप जो है, और मुझे याद आता है कि जब ड्रोन अटैक्स होते थे एक ज़माने में यहाँ पे, तो वो खिलौने फेंकते थे ऊपर से, जहाज़ों से, मतलब ड्रोन अटैक्स में नहीं, जेट तैयारों से वो खिलौने फेंकते थे, बच्चे जाते थे खिलौने उठाने, वो फट जाते थे। ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं पिछले 15-20 सालों में। ये पाकिस्तान में बहुत कुर्बानियाँ, जो ये वॉर, सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर, आज मैं देखा था अहमद शारा साहब के साथ, वो उनको बरतानिया के वज़ीर, उनके जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, मिल रहे हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात। लेकिन ये सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर जो थी, इसमें कितनी इंसानी जाने गई हैं, वो कितने लोग इसमें मारे गए हैं। अब इसमें तो एक तो ये गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन तो बाहर हो गई। दूसरी बात यह है कि जैसे ही सीज़ फायर हो गया कल, जो कि होना है, उसकी वजह यह कि सऊदी अरेबिया और
मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने आज बात की और उन्होंने कहा है कि हम अगले हफ्ते आलमी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। सीज़ फायर का ऐलान होने के साथ ही सऊदी अरेबिया, मिस्र, बाकी मुल्कों को दावत देने जा रहा है कि वो गज़ा और फ़लस्तीन में जो लोग हैं सीज़ फायर के बाद अरसर नौ तामीर में पूरी दुनिया शिरकत करे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, तो उस कॉन्फ्रेंस जिसमें यकीनन पाकिस्तान भी जाएगा। तामीर नौ के लिए सऊदी अरेबिया कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहा है, कायरो में शायद हो, शायद रियाद में हो जाए। तो उन्होंने पहले ऐलान कर दिया कि पोस्ट सीज़ फायर ऐसा हम करने जा रहे हैं। दूसरी इनकी जो शर्त है वो बहुत ही अजीब है। अजीब क्या है, बस आप समझें कि वो, क्योंकि जो इधर से तो रहा होंगे ना 10 कैदी पहले मरहले में, ठीक है। ये अगर हम दिखा सके ना, जो तरमीमी बिल है, अब तरमीमी बिल भी ये 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम की तरह का एक अजीब से बिल है। लेकिन बहरहाल अगर हम ये देखें, ये जो उनकी जो लेटेस्ट उनका है जो हमारे पास मौजूद है, अगर हम देखें उनका जो प्रपोज़ल है, तो उस प्रपोज़ल में जो फाइनल प्रपोज़ल है थर्ड, तो उसमें जो है वो हमें ये नज़र आ रहा है कि उसमें बातें तो सारी वही हैं, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट बातें मैं दोहरा देता हूँ ज़बानी। उसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें, पहले दिन जैसे वो कह रहे हैं कि 8 लोग, और 7वें रोज़ जो है वो 5 रोज़ लोग, और 30वें रोज़ यानी डेड बॉडीज़ अनाउंस होंगी। डेड बॉडी पहले दिन 8 लोग होंगे, अच्छा, या 10 होंगे, 8 या 10, ठीक है। और उसके बाद जो जिंदा लोग रिहा होंगे वो 50वें दिन होंगे। दरमियान में जो है 7वें दिन और 30वें दिन वो लाशें वापस करेंगे हमास वाले, जो इसराइल की लाशें, यानी पहले दिन 8 और 50वें दिन 2। अब देखें वो उन्होंने कैसे रोक रोक के एक अपनी तरफ से रखा है। और अगर हम सेकंड पे चले जाएं, जो सेकंड मुसव्विदा था, ये मेरे ख्याल से सेकंड मुसव्विदा जो है ना, अच्छा, सस्पेंशन हो जाएगी इस दौरान, ये IDF इसराइल की जो फोर्सेस हैं उनको निकाल दिया जाएगा, निगोशिएशंस हो जाएंगी परमानेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर ये जाएगा। अब इसका जो ये वाला हिस्सा है ना, रिलीज ऑफ पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स, यहाँ रुकें और इसको इस पे ज़रा चंद मिनट लेते हैं कि पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स कितने रहे होंगे भाई। 10 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले, 10 इसराइली यरगमालियों के बदले फ़लस्तीनी कैदी कितने रहे होंगे? तो 10 इसराइली जिंदा जो मौजूद हैं यरगमाली, उनके बदले इसराइली जेलों से 1000 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। एक इसराइली यरगमाली के बदले 100 फ़लस्तीनी कैदी, और उन 1000 फ़लस्तीनी कैदियों में 100 फ़लस्तीनी कैदी ऐसे हैं जो कि तवील मुद्दत की कैद काट रहे हैं, और उनमें सबसे ऊपर नाम है मरवान बरगोती का। यानी जैसे ही सीज़फायर का ऐलान होता है तो मरवान बरगोती, पहला नाम मरवान बरगोती का है। मरवान बरगोती जो कि पहले हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ये मरवान बरगोती 2002 से जेल में, इनको मंडेला भी कहा जाता है, फ़लस्तीनी इनको मंडेला कहते हैं। और ये जो हैं, ये मरवान बरगोती जो हैं, ये हमास में नहीं थे, लेकिन ये फ़तह में थे, यासिर अरफ़ात साहब के करीब थे, उनके साथ कोई इख्तलाफात हुए, ये सबको काबिल कबूल है। कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा मकबूल है शायद ये महमूद अब्बास साहब की जगह ये लें, फ़लस्तीनी अथॉरिटी के अगले कायद, या सब इन पे हमास की तरफ से इनका नाम दिया गया था। पहले भी 2011 में इनकार हो गया था, 14 में इनकार हो गया था, तो ये जो है ये 2025 में अभी इनका नाम सबसे ऊपर है। सीज़फायर होते ही जो उधर से 10 रहे होंगे, तो इधर से जो 1000 रहे होंगे, उसमें एक नाम मरवान बरगोती का है। मरवान बरगोती जो है वो 22 और 23 साल के तकरीबन 22 और 23 साल जेल में रहे, और ये जो है ये 66 ईयर्स इनकी एज है। इनके साथ दूसरी जो शख्सियत रिहा होगी वो अब्दुल्ला बरगोती। अब्दुल्ला बरगोती जो है वो मरवान बरगोती के कोई रिश्तेदार नहीं है। अब्दुल्ला बरगोती बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और अब्दुल्ला बरगोती हमास से ताल्लुक़ है, और वो अब्दुल्ला बरगोती जो है वो
ये धमाका खेज़ मवाद बनाने का, इनको स्पेशलिस्ट इसराइली कहते हैं कि ये एक्सप्लोजिव्स, और वो एक्सप्लोजिव जिसमें बहुत से लोग दूसरे इंतफादों में, तो ये भी 2002 से लेके ये 2025 तक ये भी देखे, इनमें से कई लोगों को जो है वो 5 दफ़ा, कई लोगों को 10 दफ़ा उम्र कैद की सज़ाएँ हुई, तो ये भी 22-23 साल के बाद ये भी निकले। और जो तीसरा नाम अभी तक सामने आ रहा है, जो इम्पोर्टेंट नाम है, वो अहमद सादात जो हैं। अहमद सादात तकरीबन 72 या 73 साल के फ़लस्तीनी कैदी हैं, लेकिन ये पैलेस्टीनियन लिबरल फ्रंट जो है, यानी आप समझें कि ये हमास के भी नहीं है, फ़तह के भी नहीं है, बल्कि ये वो जो सोशलिस्ट यानी जो लेफ़्ट विंग के जो लोग हैं ना पैलेस्टीनियंस, ये उनके रहनुमा हैं। लेकिन कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। ये 2002 से ये भी जेल में, 2000 ये इनकी एज तकरीबन 73 साल है, 73 या 74 साल है, लेकिन ये 2000 में दूसरी इंतफादा के दौरान तो ये बहुत सामने इनका ये उभर के सामने आया, लेकिन उससे पहले कई साल ही पहले ही जेल काट चुके हैं। और ये हाईजैकिंग्स में और बाकी बहुत सारे मामले तो किसी से मैंने कहा यार ये तो मरवान बरगोती ने कहा, मरवान बरगोती पॉपुलर बहुत ज़्यादा है, मकबूल बहुत ज़्यादा है, मगर जो इसराइल सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जिनको कहता है वो अहमद सादा तो कहता है कि ये पुराने होते ना, पुराने ये फ़दाईन वाला जो दौर था ना, उसमें ये इनका बड़ा ये। अब दूसरा ये है कि एक तो ये कि फ़लस्तीनी ये जो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन निकलेगी, दूसरा ये है कि वो फ़ारिग हो गया बंदा, वो यासिर शबाब जो था, यासिर शबाब जो एक ग्रुप मिलिशिया ग्रुप कायम किया था ना गज़ा के अंदर, जिसको भेज दिया था जेल से छुड़ा के भेज दिया था। शुरू में ही जाके इसराइल की फ़ौज ने जेल तोड़ा था, जेल में हमास ने ड्रग ट्रैफिकर को पकड़ा, तो उसको छुड़ा के लेकर आ गए थे, फिर उसको कई बंदों के साथ अंदर भेजा था, फिर वो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के साथ मिलकर ही लोगों को अंदर शहीद कर रहा था, खाने में खड़े हो जाओ, जहर, ये सारा था। वो भी फ़ारिग हो गया बंदा। ये जो अरब रियासत का ऐलान हुआ, इसके ऊपर खामोशी है, बहुत खामोशी, क्योंकि ये जो ख़त है ना, ये ख़त के अगर मंदरजात को पढ़ें आप, तो ख़त जो है वो बड़ा तल्ख़ है, और इसके ऊपर अरब ममालिक खामोशी इख्तियार की है। वो सिर्फ, और मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि इतने अरसे से अगर ये मुलाकातें हो रही थी तो अरब ममालिक को यकीनन इल्म था, रशिया को इल्म था, चाइना को, बाकी सब जानते होंगे, लेकिन किसी ने इसको संजीदा नहीं लिया। किसी ने ये नहीं हुआ कि ये जो हेब्रोन के शेख हैं खलील शहर के, इनसे रब्ता किया हो या किसी किस्म की बात की हो, बल्कि वो बिल्कुल वही मुसव्विदा जो कि स्टीव विटकॉफ वाला है, उसी को लेके नेतन्याहू बस वो वहाँ जाके ये कहानी सुनाएंगे कि देखें जी वो वहाँ पे इतने कबीले मैंने तोड़ लिए हैं। वो कबीले तो अलग रियासत हैं, फ़लस्तीनी रियासत तो होती नहीं है, और फ़लस्तीनी तो कोई होते ही नहीं है, कबाइल होते हैं। और सबसे बड़ा कबीला जो है उसने तो हमारे साथ आने का ऐलान कर दिया है, और उस पर देखें मसला हल हो जाएगा। इस तरह से हल होगा कि जो सेटलर्स हैं वो ऊपर रहेंगे, वो फैसला करते रहें, उनको भी कोई इतराज़ नहीं होगा, और नीचे वो अलग रियासत कायम हो जाएगी। और वो कहते हैं कि हम तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी होंगे ही नहीं, तो हमें तो अलग मुल्क माना जाए, जैसे बाकी कबाइल को आपने अलग मुल्क दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमें अलग मुल्क बना दिया जाए, और हमारे बाकी मुल्कों के साथ हम ताल्लुकात करेंगे, और 7 लाख उनके कबीले के लोग हैं जिनके नाम हमें दे रहे हैं, वो सिक्योरिटी हमने पर। ये कहानी भी डालने जा रहे हैं कल नेतन्याहू। अब देखना ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का इस पर क्या रिस्पॉन्स होता है। अरब ममालिक इस पर बहुत संजीदा, उन्होंने बिल्कुल किसी अरब मुल्क ने इसकी अभी तक उनकी तरफ से कोई ना इस पर सॉफ्टनेस है। मैंने उनका मीडिया सारा दिन फॉलो किया, आज बैठ के मुख्तलिफ अरब चैनल्स को सुना, मुख्तलिफ डिस्कशंस को देखा, जो अरबी उनके जो भी उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिनमें मैं हूँ, बाकी जो टेलीग्राम चैनल्स, ये वो कहीं पर इस मंसूबे को उन्होंने बिल्कुल रद्द कर दिया। वो सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कल ये सीज़ फायर का मुआहदा मुकम्मल, ये उसी तरह से जो कि स्टीव विटकॉफ का प्लान था। ये जो दूसरा प्लान है, इसको उन्होंने, उसमें से किसी ने इसको इस पे ना ज़्यादा अपनी एनर्जी ज़ाया की, ना इस पर कोई बात की, ना कुछ की। अच्छा, इसी दौरान जो है वो ब्रिक्स का जो इजलास है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है। ब्रिक्स का इजलास इसलिए इंपॉर्टेंस ज़्यादा इख्तियार कर गया, उसका डिस्कशन ज़्यादा इसलिए हो रहा है कि प्रीमियर शी वहाँ पे नहीं है, लेकिन कोई मसला नहीं, उनके जो ली कोहेंग, उनके वज़ीर आज़म वहाँ पे मौजूद हैं ब्राज़ील में। और वहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन ने अभी जो उनका सेशन था उससे ख़िताब कर लिया है प्रेसिडेंट पुतिन ने वीडियो लिंक से, लेकिन लेवरॉव वहाँ पहुँचे हुए हैं जो वज़ीर ख़ारजा हैं। अच्छा, यूएई के जो वली अहद हैं वो वहाँ पे हैं,
खालिद बिन सईद यूएई वहाँ मौजूद है। इसी तरह से जो रेमोफोसा हैं, सिरिल रेमोफोसा जनूबी अफ्रीका के, वो वहाँ पे हैं। चाइना के वज़ीर आज़म वहाँ पे हैं। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वहाँ पे हैं। और इथोपिया की नुमाइंदगी है, मिस्र के वज़ीर आज़म हैं, बाकी सारे मुल्कों से, और सबसे बढ़ के ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी पहुँच गए। ईरान भी तो आ गया ना ये ब्रिक्स के अंदर, तो अब्बास अरग़ची भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो ब्राज़ील में अच्छी खासा, लेकिन उनका जो एलामिया जारी होगा उसमें गज़ा पे मज़ालिम की मज़म्मत के ऊपर पड़ा हुआ है, क्योंकि क्या इसराइल की मज़म्मत इंडिया करेगा, भारत करेगा? तो भारत, मैंने कहा ना कि भारत और इसराइल अजब जगह पे खड़े हैं पूरी दुनिया में। वो सारे मुल्क कह रहे हैं गज़ा के अंदर जो मज़ालिम हो रहे हैं उसकी मज़म्मत करनी है, तो अब उस भारत उसमें कैसे करेगा? भारत तो इसराइल के साथ है। तो ये एक बड़ा रोल है कि कोई मुश्तरका लामिया आता है नहीं आता, उसमें कैसे नाम लिया जाता है। टैरिफ्स के ऊपर तो बात हो रही है, ज़ाहिर है ब्रिक्स का एक इशू है, सारे मुल्कों को वो करेंगे, मगर क्या गज़ा के अवाम के लिए कोई उसमें जुमला डाला जाएगा? वो ब्रिक्स के लोग कह रहे हैं कि हमने डालना है, सारे मुल्क तैयार हैं, लेकिन ये है कि उसमें वो भारत कैसे करेगा? तो ये एक फिर इशू, एससीओ में जाएँ फिर मसला, इधर जाएँ, एक अजीब रौला पड़ा हुआ है सर। लेकिन उससे मैं एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, ये तो अभी देखना है हमने कि ये सीज़फायर माहिदा कल कैसे होता है। ये सीज़फायर माहिदा, मैंने आपसे कहा कि ये एक नया शोशा आज अरब रियासत का सामने आया है, अचानक आया है। मेरा नहीं ख्याल कि इसको कोई अरब मुल्क संजीदा ले रहा है इस वक्त। बड़ा इसको बड़े कंसर्न्स हैं कि ये कहाँ से एक नया एक खड़ा करके कि जी फ़लस्तीनियों के अंदर तकसीम हो जाए। लेकिन वो चूँकि बंदा सामने आ गया है, तो अब मरवान बरगोती अंदर खाना जंगी ना हो जाए, तो इसको या तो यहीं पे रोका जाएगा इनको, या मुझे नहीं पता क्या आगे दुनिया क्या करती है। लेकिन बहरहाल ये उन्होंने ख़त लिख के एक ऐलान कर दिया, और ज़ाहिर है वो इसराइल को तस्लीम करने का भी ऐलान कर दिया साथ ही। और ये कि हमें इसराइल हमें माने तो हम इसराइल को मान लेंगे। अमेरिका वगैरह को उन्होंने बीच में नहीं लगा, रब्ता अमेरिका से उनका है। अच्छा, एक बात जो है ना, वो मैंने अब मुझे नहीं पता कि मैं उसको सही तरह से, ये जो पिछले दिनों ना मैंने 3-4 लोगों से पूछा, लेकिन मुझे इसकी कोई बात समझ में नहीं आई। मैंने इंडिया से भी 2-4 मीडिया के लोगों से रब्ता किया, मुझे ये बात समझ नहीं आई। अगर इसकी कोई वजाहत कर सके। एक तरह से देखा जाए तो इसकी कोई अहमियत है भी नहीं, और एक तरह से देखा जाए तो इसकी अहमियत है भी। ये जो उनके शिंजो एबे थे ना, जापान के जो वज़ीर आज़म थे, 2007 में उन्होंने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, और वो टर्म थी उनकी इंडो पैसिफिक। उन्होंने कहा था कि दो समंदर यहाँ पे मिलते हैं, यानी पैसिफिक और इंडियन ओशन, तो इसलिए इसको इंडो पैसिफिक कहा जाए, वरना उससे पहले ये एशिया पैसिफिक ही कहलाता था। अब एक बड़ी अजीब सी बात है कि जो एलामिया जारी हुआ है, अगर हम ये देखें, ये इस एलामिया को देखें जिसमें जो भारतीय वज़ीर आज़म का 42nd, अगर हम भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और अमेरिका के जो सेक्रेटरी डिफेंस की मुलाकात का जो एलामिया है, मैंने कहा मेरे को थोड़ा ताख़ीर, मैंने टाइम इसलिए लिया कि मैंने लोगों से पूछा, मुझे कोई जवाब इसका मिला नहीं। और लेकिन मैं इसको अहमियत दे रहा हूँ कि ये अचानक टर्मिनोलॉजी कैसे चेंज हुई। 42nd अगर हम दिखाएं, ये जयशंकर जी की मुलाकात हुई है पैटी हेग्ज़िट से। जो एलामिया आया है उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक इस्तेमाल नहीं हुआ। अब बज़ाहिर तो ये बात बड़ी अजीब सी, बड़ी इसमें कोई मसला नहीं लगता, लेकिन मुझे मसला है क्योंकि ये टर्म प्रॉपर चेंज हुई थी। इंडो पैसिफिक, कनाडा, ये आप क्वाड में जाते हैं, बाकी जगह इसमें चाइना को इतराज़ रहा है हमेशा, चाइना भी खामोश रह गया। लेकिन जो एशिया पैसिफिक है वो एक अलग टर्म है, इंडो पैसिफिक एक अलग टर्म। अच्छा, इस एलामिया को दोबारा देखें, दोबारा ज़रा प्रोडक्शन टीम देखा, इसमें एशिया पैसिफिक इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, एशिया पैसिफिक का जो लफ्ज़ है कि ठीक है, डेंजर ऑफ एग्रेशन इन एशिया पैसिफिक, यहाँ पे जो मेजर डिफेंस ये हो गया डेड। अच्छा चलें, एशिया पैसिफिक यहाँ इस्तेमाल हो गया, एशिया पैसिफिक इस्तेमाल हो गया, लेकिन जो पैटी हेग्ज़िट ट्वीट कर रहे हैं अपना एक्स पे, उसमें क्या कह रहे हैं वो, भाई यहाँ चलें, मैं कहूँगा कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई। वहाँ पर क्या टर्म यूज़ हो रही है उनके एक्स मैसेज में, एशिया पैसिफिक, यानी वो लफ्ज़ जो है वो वहाँ पर भी एशिया पैसिफिक इस्तेमाल हो रहा है।
I salute our two great democracies cooperation in securing a free and open Asia Pacific. ये देखें, एशिया पैसिफिक जो है ना, एशिया पैसिफिक एक बिल्कुल, ये अगर हमें मैप यहाँ दिखा सकें, इंडो पैसिफिक में ये आगे तक, ये इंडियन ओशन तो बहुत बड़ा ओशन है ना, बट इंडियन ओशन कोई इंडिया का नहीं है, मतलब लोग तो इंडिया का इंडियन ओशन है, ऐसा नहीं है। वो इंडियन ओशन का एक हिस्सा है, जो आगे जाते जाते इंडियन ओशन तो जाता ही है अफ्रीका तक। लेकिन मसला ये है कि जो इंडो पैसिफिक की जो इस्लाह है वो तो 2007 में बाकायदा अनाउंस हुई थी, पार्लियामेंट के इजलास से खिताब कर रहे थे, भारत तशरीफ लाए थे जापान के वज़ीर, उन्होंने अनाउंस की थी कि ये एशिया पैसिफिक नहीं बल्कि दो समंदर जो के मिलते हैं, इसलिए उन्होंने पूरी कहानी, एक पूरी उसको बैकग्राउंड बताया था कि पैसिफिक चूंकि इंडो से मिलता है इसलिए इसको इंडो पैसिफिक कहा जाए, वहाँ से इंडो पैसिफिक चल पड़ा। उसमें जनाब जितनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, अमेरिका, ये इंडो पैसिफिक अब अचानक जो है, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ कि अचानक जो है ये अलामिया में भी एशिया पैसिफिक आ रहा है। देखें, ये जो वर्डिंग्स होती हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होती हैं। अलामिया में भी आ रहा है और एक्स पे भी आ रहा है। तो इंडो पैसिफिक किधर गया? इंडो पैसिफिक किधर गया? मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है ना, अचानक इंडो पैसिफिक लफ्ज़ अमेरिकन ने गायब कर दिया और भारत ने भी गायब कर दिया और ये एशिया पैसिफिक आ गया दोबारा। तो ये कैसे आ गया भाई? कोई हमें भी तो बताए, कोई हमें समझाए, कोई हमें बताए, कोई हमें मतलब कोई पता तो चले कि ये अचानक हो गया है, हादसाती तौर पे तो एक्स में हो सकता है, ये अलामिया में कैसे हो गया? ये मैं बताऊं, ये बड़ा सेंसिटिव अल्फाज हैं। ये जो एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक, जब ये स्टार्ट हुआ था ना 2007 के बाद, तो उसको एशिया पैसिफिक नहीं होता, अब इंडो पैसिफिक, किताबें लिखी गई, आर्टिकल छपे, दोनों टर्म्स में क्या फ़र्क होता है, बड़ा डिस्कशन हुआ इस पर। अचानक अमेरिका का एशिया पैसिफिक इस्तेमाल करना लफ्ज़, अब यकीन करें मैंने इसको पहले तो मैंने कहा किसी बाहर बात की, लोगों की नहीं समझ में आई, उन्होंने कहा यार नहीं है ये तो ऐसे ही है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमने नोट नहीं की थी। उसके बाद इंडिया पूछा, मैंने फ़ोन किया 4-5 लोगों, वो कह रहे हैं कि यार वो पता नहीं भाई, हमें कुछ नहीं पता, ये तो चाइना को या तो खुश करने के लिए अमेरिका ने किया है। मैंने कहा यार वो फिर इसमें तो आसियान के मुल्क, ये तो फिर बिल्कुल अलग से एक सिलसिला बनता है ना कि आसियान के मुल्क हैं और उसमें जो है वो मतलब इवन उसमें बांग्लादेश भी नहीं, बिल्कुल अलग एक तरफ है, और ये जो इंडियन ओशन वाली साइड ही अलग है, पैसिफिक की साइड अलग है। तो एशिया पैसिफिक का मतलब है कि बिल्कुल एक अलग है। उसमें फिर इंडिया क्वाड में कैसे आ गया, ये एक लंबा चौड़ा पंगा है। बहरहाल इसके ऊपर अगर वजाहत कर दे इंडिया की तरफ से कि क्या ये एशिया पैसिफिक का लफ्ज़ उन्होंने खुद डलवाया है या अमेरिकन ने डलवाया है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, इस टर्म की बड़ी अहमियत है। और ये दोनों जगहों पे क्या इंडियंस ने डलवाया है, अमेरिकन ने डलवाया है, किसने डलवाया है, जिस किसी ने डलवाया है, बराए करम हमें ज़रूर बता रहे, क्योंकि हमें अच्छी तरह पता है, मुझे कम से कम। ये बड़ी बहस हुई है उसके ऊपर, इंडो पैसिफिक और एशिया पैसिफिक पे। तो ये कैसे कर दिया अमेरिकन ने और इंडियन कैसे मान गए इसके ऊपर, ये एक बड़ा सवाल है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे इसमें रस्म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद 24 घंटों में जनाब इंतज़ार है हमें एक मुकम्मल जंगबंदी का, और अल्लाह ताला खैरियत से तमाम दुनिया में सबको और ख़ास तौर पे जो कि गज़ा के मुसलमान और फ़लस्तीनियों ने जो कुछ बर्दाश्त किया, ये जो उनकी तरफ से बात हो रही है ना कि आर्जी को मुस्तकिल का रंग दे दिया जाए, ये बात भी शायद प्रेसिडेंट ट्रम्प मान जाए। और मेरा ख्याल है कि वो नहीं भी मानेंगे तो बाकी जगहों पे सारे, अच्छा अभी थोड़ी देर पहले फिर सायरन बज रहे हैं, हूथीज़ ने फिर अटैक कर दिए जफ़ा पे भी और बहर अहमर पे भी, वो सब अपने मैसेज दे रहे हैं। उधर से शेख जो कासिम नईम है, उन्होंने लेबनान में आज कहा है कि हम हथियार हिजबुल्लाह किसी सूरत नहीं डालेगी। तो सब अपनी अपनी प्रेजेंस का इस वक्त भरपूर इजहार कर रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं कि नेतन्याहू है, बाकी सारे भी मौजूद हैं। तो मतलब है कि अब इसमें किस तरह से होता है, उधर पीके के वालों ने हथियार डालने शुरू कर दिए हैं, बाकायदा तुर्की से भी अच्छी खबरें आ रही हैं। तो मतलब ये अब मेरा ख्याल है कि इसको नेतन्याहू को बिठा के, और ये जो हरकतें हो रही हैं कि कबाइल खड़े कर दिए और 2 रियासतें बनेगी, मैंने आपसे कहना कि इसके बारे में फ़ैसला अरब ममालिक ही करेंगे। लेकिन मुझे इस मौके पर यह बात बिल्कुल अजब लगी कि अचानक जो है वो नेतन्याहू के नाम ख़त लिख रहा है। वो भाई ख़त किसके नाम लिख रहे हैं? नेतन्याहू के नाम, अरब लीग के नाम भी नहीं। नेतन्याहू आप हमें मान लो तो हम यहाँ पे आपको मान लेते हैं, आप हमें मान लो, और 7 लाख लोग हैं मेरे साथ। तो ये मुझे बहुत अजीब सी लगी बात सारी कि, लेकिन उम्मीद करते हैं कि फ़लस्तीनी रियासत की तरफ मामला कल बढ़ेगा और सीज़ फायर होगा इंशाअल्लाह। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे इसमें रस्लीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर। और इस आइडिया को भी कूड़े में फेंकेंगे उठा के,
फ़लस्तीनी रियासत की बात हो रही है, ये मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम करने की बात नहीं हो रही अरबों को। तो एक अच्छी खबर वहाँ से आएगी। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।